हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। लड़ते हुए जिन्बू उसके चेहरे को पकड़कर उसके ऊपर अपने डैगर से हमला करता है। बट अचानक से वो जो डीमन होती है वो जिन्बू से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर जिन्बू उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, एंड वो उसके चेहरे से नकाब हटाता है। एंड वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की होती है। वो लड़की जिन्बू से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई कि आप जीत चुके हो। तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो उससे कहता है कि तुम मुझसे अब माफ़ी मांग रही हो जब इतने सारे लोग मर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जिन्बू से कहती है कि ये सारे मेरे अंगरक्षक थे और इनके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उसको छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। बट तभी वो लड़की कहती है कि यही मेरा चांस है, एंड वो पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। बट हम देखते हैं कि जिन्बू का जो फैंग होता है वो उसको बचा लेता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उस लड़की से कहता है कि इसका क्या कारण है कि तुमने मेरे पे हमला किया। तभी वो लड़की एकदम से उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि प्लीज़ 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 मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि अगले फ्लोर पे जाने के लिए मुझे एंट्री परमिट कहाँ मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है। तभी फैंग उसको अपनी जादू से हवा में उड़ा देता है। एंड वो लड़की कहती है कि अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। अगर आप मुझे गारंटी देते हो कि आप मेरी फैमिली और मेरी सेफ्टी का ख्याल रखोगे तो मैं आपको इसके रास्ते के बारे में बताऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उसके सामने आकर उससे कहता है कि ठीक है, बट उससे पहले मैं तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एंड वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है पूरी। एंड उस लड़की के वो आंखों में आंखें डाल के उससे पूछता है कि क्या मैं तुम पे सच में ट्रस्ट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी मैजिक पावर के आगे वो झुक जाती है। एंड वो लड़की उससे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर हमें एक एंट दिखाई जाती है जो कि शहर में कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा रही होती है। वहीं दूसरी ओर जिन्बू उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड वो लड़की उसे बताती है कि मैं रेड्रियो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एजिल हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू सोचता है कि शायद मुझे इस लड़की से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सिस्टम के बारे में। एंड हम देखते हैं कि वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा ऑर्डर आता है कि तुम्हें लोगों को मारना है। तभी वो लड़की कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कुछ और ही ऑर्डर आता है। मुझे बताया जाता है कि मुझे अपनी प्लेस को बचाना है जहाँ पर मैं रहती हूँ। ये सुनकर जिन्बू उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ से। तभी वो लड़की उसे बताती है कि मैं डीमन रियल्म से हूँ। ये बात सुनकर जिन्बू उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो इस डीमन रियल्म में। तभी वो लड़की कहती है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक वॉर की। और इसके बाद उस लड़की के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दी जा चुकी है और अब इस बातचीत को ख़त्म किया जा रहा है। और एकदम से वो लड़की बेहोश हो जाती है। जिन्बू उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है कि शायद मुझे अब और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के सभी लोग मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं उस एंट के बारे में। और बात कर रहे होते हैं कि इसमें लगभग 294 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और इसको रोकने के लिए लगभग 108 हंटर्स की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें से एक ए रैंक हंटर ने इस एंट को मार गिराया है, वो भी एक बहुत ही तगड़े मूव के साथ। और मुझे लगता है कि यही पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें मिली है। तभी हम देखते हैं कि जो चेयरमैन गो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं चेयरमैन होने के नाते ये कह सकता हूँ कि अब हम लोग एक नए ऑपरेशन पे जाएंगे, फोर्थ रेड पे जूजू आइलैंड के। एंड वो कहते हैं कि इसी के साथ मुझे कुछ अलग कंट्रीज से भी कुछ हंटर्स को बुलाना होगा। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजिल फैंग के पास बैठी होती है एंड जिन्बू से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि एजिल उससे कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं जिन्बू उससे पूछता है कि क्या हम सही जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एजिल उससे कहती है कि हाँ, वो देखो वो है मेरी फैमिली का कैसल। एंड जैसे ही वो उस कासल के अंदर पहुंचते हैं एजिल का पिता उससे कहता है कि आखिर तुम ये किसे लेकर यहाँ पे आई हो। तभी एजिल उससे कहती है कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ आया है। तभी हम देखते हैं कि उसका फादर उससे कहता है कि तुमने देखा भी है कि इसके शैडो के अंदर कितने सारे लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि अरे वाह, इसको तो सब कुछ दिखता है। तभी हम देखते हैं कि जो एजिल का पिता होता है वो उससे कहता है जिन्बू से कि अगर तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि एजिल अपने पिता से कहती है कि नहीं, प्लीज़ रुक जाइए। तभी जिन्बू उनसे कहता है कि देखो, जब तक तुम मुझे परमिट दोगे यहाँ से आगे जाने का तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि उसका पिता समझ जाता है कि ये इतनी दूर तक चल के आया है, इसका मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और हम इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। एंड वो हार मान के उसको परमिट दे देता है।
परमिट मिलने के बाद जिन्बू उसकी बेटी को अपने पास बुला के कहता है कि मुझे साथ में ये लड़की भी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसका पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट जिन्बू उससे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं केवल चाहता हूँ कि ये मेरी मदद करे आगे बढ़ने में, क्योंकि इसको सभी परमिट्स के बारे में पता है। तभी उसका पिता उससे कहता है जिन्बू से कि क्या तुम मुझे इसकी सेफ्टी की गारंटी दे सकते हो। तभी जिन्बू उससे कहता है कि बिल्कुल, और वो कहता है एजिल से कि एजिल, अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स उस एंट की ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जिन्बू को, जो कि कई सारे फ्लोर्स आगे बढ़ चुका होता है, और वो देखता है कि वो 89 फ्लोर पे पहुंच चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो देखता है कि उसके जो केनाइट है यानी कि एग्रिस और टैंक, वो लोग भी लेवल अप हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं एजिल को, जो कि कह रही होती है कि मैं ये सारे गिफ्ट जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लाई हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही मूल्यवान है। तभी पीछे से जिन्बू कहता है कि तुम लोगों के साथ मैंने नेगोशिएशन इसलिए की ताकि मुझे तुम परमिट दे दो, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम लोगों से वीक होता तो हमारे बीच में इस तरीके की डील नहीं होती, बल्कि तुम मुझे मार चुके होते। बट मुझे लगता है कि तुम जैसे डीमंस केवल इतना चाहते हैं कि वो लोग एक समय पे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएं अपनी पोजीशन को लेकर, और इसी पीछे वो भागते रहते हैं। और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को सबसे टॉप पे पहुँचा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो एजिल होती है वो जिन्बू से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी फैमिली को क्यों छोड़ दिया। तभी जिन्बू से कहता है कि इसका कारण ये है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो एजिल से कहता है कि मुझे लगता है कि आगे जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आने वाले हैं, जिससे लड़ने में तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। तो तुम मुझे केवल परमिट्स के बारे में बता दो, मैं खुद ही वो परमिट्स ले लूँगा। तभी हम देखते हैं कि एजिल उससे कहती है कि क्या मैं यूज़लेस हूँ, मैं आपके कोई काम नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे अपने साथ जाने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में होगी आगे के लेवल्स में। बट तभी हम देखते हैं कि जो एजिल होती है वो उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आखिरी तक आपके साथ रहूँगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या हासिल करते हो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो उससे मान जाता है एंड उसको भी अपने साथ आगे ले जाता है। एंड आगे वाले फ्लोर्स पे वो और भी ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ता है, बट उसका केवल एक ही सपना होता है, उस एक अजीब सी दवाई को लेना जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर सके। एंड वो आगे बढ़ता रहता है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो चोजिन होता है वो हंटर छा को अपने पास बुलाता है एंड उससे कहता है कि देखो, अब दोबारा से हमें फोर्थ जीजू आइलैंड रेड पे जाना होगा, और इसके लिए हमें बुलाया गया है। साथ में ही वाइट टाइगर गिल्ड के भी ब्रिक को बुलाया गया है, और मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी एस रैंक हंटर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। एंड वो कहता है कि शायद इसके लिए बाहर के देश से भी कुछ हंटर्स को बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें अपना पूरा देना होगा। एंड ये कहकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि इतने सारे एस रैंक हंटर्स इसमें इसलिए हैं क्योंकि जो एंट्स हैं उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जो जिन्बू होता है वो 100 फ्लोर पे पहुँच जाता है। एंड वहाँ पर पहुँचते ही उसके सामने डीमन किंग आता है, जिसका नाम होता है ब्रेकन। एंड उसे देखकर जिन्बू कहता है कि इसके अंदर से तो एक अजीब सा ऑरा निकल रहा है, क्या मैं इसे मार भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो एजिल होती है वो उससे देख के कहती है कि मुझे तो इसे देख के डर लग रहा है। ये देखकर जिन्बू समझ जाता है कि एजिल को भी ये फील हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर के पास तो ड्रैगन भी है, और अगर ये इसके सहारे से उड़ता रहा तो इसे मारना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो सकता है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन किंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे डीमंस जिन्बू के सामने पेश कर देता है उससे लड़ने के लिए। तभी एजिल जिन्बू से कहती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपनी शैडो आर्मी को सामने ले आता है। एंड उसकी शैडो आर्मी काफ़ी अच्छे तगड़े तरीके से उन मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी ओर फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैजिक के सहारे उन सभी मॉन्स्टर को एक बार में ही जलाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एजिल कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जिन्बू इस तरीके से लड़ेगा। बट वो कहती है कि फिर भी ये जो बारकन है ये अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और जिन्बू इनके सामने कुछ भी नहीं है। जिन्बू केवल एक टारगेट है जिसे ये आसानी से मार सकता है। बट वो कहती है कि आखिर अब मुझे किसके साइड रहना चाहिए, क्या जिन्बू की तरफ या इस मॉन्स्टर की तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बिजली आसमान की तरफ फेंकता है एंड आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली गिरती है, जिससे जिन्बू की सारी शैडो आर्मी खत्म होने लगती है, और एक बिजली का झटका एजिल के ऊपर भी जाता है। बट जिन्बू उसको अपनी पावर से बचा लेता है। एंड हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि अगर इसी तरीके से ये मेरे आर्मी को ख़त्म करता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे, और मेरा माना भी ख़त्म हो जाएगा। एंड वो अपनी एक गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है एंड जाता है उसके ऊपर हमला करने। बट वो जो बारकन होता है यानी कि डीमन किंग, वो उसके उस अटैक को समझ जाता है एंड उसको रोक लेता है। एंड उसके ऊपर इतना तगड़ा हमला करता है कि जिन्बू सीधा जाता है एंड ज़मीन पे पटक देता है उसको। एंड हम देखते हैं कि जिन्बू के ऊपर वो बारकन अपनी लाइटनिंग पावर का फिर से इस्तेमाल करता है। जिन्बू बारकन के अटैक से बचने के लिए एग्रिस और फैंग को उससे लड़ने के लिए कहता है।
एंड हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके बारकन के इलेक्ट्रिक पावर को रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू इस मौके का फ़ायदा उठाकर बारकन के ड्रैगन का सर काट देता है अपने डैगर से, जिसकी वजह से बारकन को अब ज़मीन पे उतरना पड़ता है। एंड जिन्बू उससे कहता है कि आखिरकार तुम ज़मीन पे आ ही गए, अब मैच होगा बराबरी का। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर हंटर एसोसिएशन में एक मीटिंग चल रही होती है हंटर्स के बीच में, जहाँ पर जापान से आए हुए हंटर्स की मीटिंग हो रही होती है। और उनका जो मास्टर होता है जिसका नाम होता है गोटो रियूजी, वो अपने बारे में बता रहा होता है। और चेयरमैन गो सोच रहे होते हैं कि ये जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 11 एस रैंक हंटर्स हैं, और कहें तो ये एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। एंड वो कहते हैं कि इसकी टीम को चलाने वाला यानी कि इसका जो गिल्ड मास्टर है वो है गोटो रियूजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसका ऑरा यहाँ तक महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो गोटो रियूजी होता है वो उनको थैंक्स कहता है कि उन्होंने उनको यहाँ पर इनवाइट किया है इस ऑपरेशन में जुड़ने के लिए। एंड वो बताते हैं कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ उस एंट के बारे में जिसके ऊपर हमने एक रिसर्च की है। एंड वो बताते हैं कि इस पूरी रिसर्च से हमें पता चला है कि ये जो एंट होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और इनके बच्चा पैदा करते ही वो लगभग 1 साल तक जीता है और उसके बाद वो मर जाता है। इसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हमें सबसे पहले एंट क्वीन को मारना होगा, क्योंकि अगर वो एक बार मर गई तो फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, जिसके कारण होगा ये कि जितने भी जो एंट्स बाकी बचेंगे वो सभी 1 साल के अंदर मर जाएंगे। एंड यही हमारा प्लान है, और इसके लिए मैं अपने पूरे 11 के 11 एस रैंक हंटर्स और साथ में मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। एंड वो कहते हैं कि चेयरमैन गो, आपका काम होगा केवल हमारे को डायरेक्शन दिखाना कि हमें कहाँ पे क्या करना है। एंड हम देखते हैं कि चेयरमैन को इस बात को लेकर पूरी तरीके से मान जाते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है, हम लोग बॉर्डर की सिक्योरिटी करेंगे और आप लोग अंदर जाकर उन एंट्स को ख़त्म करोगे। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जो जिन्बू के सैनिक होते हैं वो उन सभी डीमंस को मार रहे होते हैं, और दूसरी ओर बारकन भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके जिन्बू की टीम को यानी कि उसके सोल्जर्स को मार रहा होता है। सबसे पहले वो फैंग को मारता है, इसके बाद एग्रिस और टैंक को भी वो मार डालता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है बारकन के खिलाफ, बट बारकन इतना ताकतवर होता है कि वो केवल एक छोटे से अटैक से ही जिन्बू को रोक देता है। एंड उसके बाद वो जिन्बू को एकदम पूरी तरीके से उसके सर को पकड़ कर उठा लेता है एंड उसके ऊपर अपने हथियार से हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जिन्बू अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके फैंग को खड़ा कर देता है। एंड फैंग और उसके बाकी मॉन्स्टर्स बारकन को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और जकड़ के उसको जिन्बू पे अटैक करने से रोकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू अपने डैगर का इस्तेमाल करता है बारकन के हाथ पर ताकि वो उसे छोड़ दे। एंड हम देखते हैं कि वो उससे बचकर बाहर निकल जाता है। बट हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है उसका पूरा का पूरा माना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो और मॉन्स्टर्स को जागृत नहीं कर सकता। एंड वो कहता है कि अब केवल मैं और तुम बचे हैं, केवल हम दोनों लड़ेंगे। एंड हम देखते हैं कि फ़ाइट स्टार्ट होती है। ये सबसे खतरनाक फ़ाइट होती है जिसमें जिन्बू कहता है कि क्या शायद मैं इसमें जीत भी पाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि लड़ते हुए जो बारकन होता है वो अपने अटैक से जिन्बू के दोनों डैगर को दूर फेंक देता है। एंड हम देखते हैं जिन्बू भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बारकन के हाथों को पकड़ लेता है, बट बारकन की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है जो जिन्बू से झेल नहीं रही होती। अचानक से हम देखते हैं कि बारकन उस पर अटैक करने के लिए अपने मुंह से बिजली का इस्तेमाल करता है। ये देखकर जिन्बू समझ जाता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता और मैं पक्का मारा जाऊंगा। बट तभी पीछे से एजिल को हम देखते हैं जो कि अपने हथियार का इस्तेमाल करती है बारकन पे, जिससे वो अपने इलेक्ट्रिक अटैक नहीं कर पाता जिन्बू पे। और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है जिन्बू समझ जाता है कि यही मेरा मौका है। एंड वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करता है अपने हाथों पर, और उसकी हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर वो बारकन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। बट बारकन इससे भी नहीं रुकता और वो अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल करता है अपने मुंह से। बट जिन्बू हार नहीं मानता एंड वो अपने मुक्के में सारी पावर दे के उसके मुंह पे एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे बारकन के जितने भी दांत होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं। एंड उसका पूरा का पूरा जो गर्दन होता है वो अलग हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि इसी के साथ जिन्बू भी फाइट जीत जाता है। एंड वो एजिल से कहता है कि एजिल, अब तुम अपने घर जाओ और जाके अपने फादर को बता दो कि वो अब सबसे टॉप पे पहुंच चुके हैं इस पूरे डीमन रियल में। एंड यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।